हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अपना नया वीडियो लाया हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपके लिए काफी सारी पीछे वीडियोस बनाता रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इनमें मैंने आपको मोटिवेट किया कि आपको अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सारा सवाल ये उठता है कि क्यों अब हमें म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाई। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका मैं ये डाउट तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर करने ही वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक बोनस टिप भी दूंगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कोई भी जब नई वीडियो लेके आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बात करूं तो साल 2022 की, तो इस साल के जो लास्ट 6 महीने रहे हैं अब तक, उनमें मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई सारे लोग तो कोविड के बाद से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है एंड ये जो हमारे नए लोग हैं ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड को ज्यादा आइडिया भी नहीं है मार्केट्स के बारे में। एंड कुछ लोग तो एफडी एंड डिबेंचर्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये तो थोड़ी फैक्चुअल बातें कर ली मैंने आपसे, बट सवाल वहीं का वहीं है कि व्हाई। अब आप चाहे डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहीं पर भी इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, तो थंब रूल यहाँ पे यही है कि मोर टाइम स्पेंट इन मार्केट मोर द रिजल्ट्स। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको 12 से 15% का कंपाउंड रिटर्न्स मिल जाना एक्सपेक्टेड रहता है। उसके साथ ही साथ अगर आप कम से कम यहाँ पे 3 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको दिखना शुरू होगा। एंड अगर यही प्रोसेस आप थोड़ा लंबे समय के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 साल तक ये काम कर लेते हैं ना प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूंगा कि फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसे बनते हैं, पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं कर पाते। रीजन बीइंग, कुछ लोग उनमें से काफी डरते हैं एंड कुछ लोग के पास एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से उनका ये सपना जो है इन्वेस्टिंग का ही अधूरा ही रह जाता है। एंड जब फिर उसके बाद मार्केट्स बढ़ जाती हैं तो वो काफी रिग्रेट करते हैं। तो अब मैं आपको इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ बातें कही थी आपसे इन्वेस्टिंग को लेकर, तो एक चीज आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेनी है, वो ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बना लेना होगा एंड फिर उसी में लंबे समय तक बने रहना होगा। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो म्यूचुअल फंड बेस्ट रूट है स्टॉक मार्केट्स के अंदर एंटर करने के लिए। अब ये सारी बातें मैं अपने न्यू कमर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा उनके मैं तवज्जो दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है नए लोगों को गाइड करना। अब आपको मैं एक रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसको हम 100-X रूल कहते हैं। तो अब इसमें होता है क्या है कि X जो कि एक वेरिएबल है आपकी एज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपकी उम्र को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए आप 20 साल के हैं, तो जब आप 100-20 करेंगे तो वो 80 आएगा। तो जो ये 80 जो फिगर है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना भी अमाउंट आप, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए अपने मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने दिमाग बना लिया है, तो उसका जो 80% है वो आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है एंड जो बाकी का 20% बच गया है वो आप सेफर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर, सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप इस फिगर तक कि आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है एंड कितना सेफर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपनी उम्र की हेल्प से आप इस फिगर तक पहुंच सकते हैं। एंड ये जो फिगर है ये हर पर्सन के लिए वेरी करेगी, क्योंकि सबकी एज अलग अलग होगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, व्हाट रोल डू दे प्ले इन आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। सो अब जो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि वन कैन बाय फ्रैक्शनल यूनिट्स। लाइक होता क्या है कि जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करता है तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि शेयर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स के। क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अब उसने कहीं सुना कि रिलायंस का शेयर बहुत अच्छा है एंड वो वाकई बहुत अच्छा शेयर है। तो रिलायंस का जो शेयर है आज की अगर मैं उसकी बात करूं तो लगभग 2,500 रुपए से वो ऊपर का है, एग्जैक्टली वो 2,530 रुपए का है। तो हो सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट के लिए बजट जो है वो उतना हो ही ना 2,500 रुपए। तो ऐसे में क्या होगा, मुश्किल होगा उसके लिए, वो फिर इन्वेस्टमेंट अपनी कर ही नहीं पाएगा। उसने जो अपना बजट शायद एलोकेट कर रखा होगा वो 1,000 या 1,500 रुपए कर रखा होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बहुत सही रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को तो हम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं एंड इसमें हमें हर किस्म के कंपनीज के स्टॉक्स का बेनिफिट मिल जाता है। सो अब जो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा
वो ये है कि यहाँ पर रीबैलेंसिंग हो जाती है। अब जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्टिवली रिसर्च करते रहते हैं, तो वो जब रियलाइज करते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर कोई नॉन परफॉर्मिंग कंपनी है तो उसको फिर वहां से हटा दिया जाता है एंड उसके बदले फिर कोई परफॉर्मिंग कंपनी को पोर्टफोलियो के अंदर ले आया जाता है ताकि आपके रिटर्न्स पर इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो अब लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि सिंस हमारे पास टाइम एंड एक्सपर्टीज नहीं होता कि हम 24/7 रिसर्च कर सकें, तो इसके लिए फंड मैनेजर्स लगे रहते हैं हमारे लिए, दिन रात वो बहुत मेहनत करते हैं। तो इसके बदले वो एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो पे भी नजर रख लेना बहुत जरूरी होता है व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम। कमिंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वो है बोनस टिप। तो यहाँ पर सबको इस पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, फिर चलिए अब हम बोनस टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो बोनस टिप की मैं बात कर रहा था अभी पीछे, तो अब मैं आपको जो बोनस टिप बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं कुछ फंड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप भी उनमें पैसे लगाएंगे तो आई एम श्योर कि फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अब मैं लार्ज कैप फंड्स की बात करूं तो ये लार्ज कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली टॉप 100 कंपनीज आज की डेट में। फर्दर मैं इनको एक्टिव एंड पैसिव फंड्स में और आगे डिवाइड करना चाहूंगा, जिसमें अगर मैं एक्टिव फंड्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड रेकमेंड करना चाहूंगा। इसमें अगर आप लगभग 3 साल के लिए, मतलब लगभग तो नहीं, मिनिमम अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 12 से 20% तक के रिटर्न एक्सपेक्टेड रहते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं पैसिव फंड्स की, तो इसमें जो फंड मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो है आईसीआईसीआई इंडेक्स फंड एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड। दोनों की रिटर्न्स जो है सेंसेक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है वो लगभग 13 से 15% के बीच है। तो हम बात कर लेते हैं अब लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। तो ये बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो फंड अब मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो जो मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसकी खासियत ये है कि इसमें आप 2,500 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एंड आप सिर्फ एसआईपी मेथड के थ्रू ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में कंपनी नहीं लेती पैसा। अब हम चलते हैं मिड कैप फंड्स की तरफ। तो जो फंड अब मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। एंड सिमिलरली अब अगर मैं आपको स्मॉल कैप फंड्स कुछ रेकमेंड यहाँ पे करना चाहूँ तो वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स एंड कोटक स्मॉल कैप फंड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं थीमेटिक फंड्स के बारे में। थीमेटिक फंड्स अब आपके वो इक्विटी फंड्स होते हैं जिनमें आपके पैसे उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम से जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड आपके पैसे सीमेंट, पावर एंड स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। अब आपको जो मैं यहाँ पे फंड रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ। इनमें फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम 65% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है एंड बाकी एज द नेम सजेस्ट फर्दर एलोकेशन काफी फ्लेक्सिबल रहती है। यहाँ आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट टाइप के फंड की तरफ चलते हैं, तो वो होगा हमारा ELSS फंड, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है, या आप कह सकते हैं एक टैक्स सेविंग फंड है जिसके अंदर लोग ज्यादातर अपने टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अब आपको फंड्स रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड, दूसरा है आपका कॉन टैक्स प्लान एंड एक और है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। तो ये है कुछ आपके जो मैंने यहाँ पे आपको बताने थे कुछ ELSS फंड्स। अब मैंने आपको यहाँ पे आज सब कुछ बता दिया एंड मेरे आगे जो आज क्वेश्चन पुट अप किया गया था काफी लोगों के द्वारा, तो उसका भी मैंने आज जवाब दे दिया अलॉन्ग विद द बोनस टिप। तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे यही एडवाइस करूंगा कि बी डिसिप्लिन एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली भी पूछना चाहें तो आप कमेंट्स करके वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। प्लस मैंने अपना जो मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन या आप कह सकते हैं चैनल डिटेल्स के अंदर भी मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो उसमें भी आप मुझे मेल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं आज आपको ये भी कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए
क्योंकि यही क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में होता है एंड खुल के लोग इसका ज्यादा पूछ नहीं पाते किसी से, क्योंकि उनके आसपास ऐसा कोई बंदा होता ही नहीं है जिसको इसकी ज्यादा नॉलेज हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।